आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 15। यह बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका पहला प्रावधान बोलता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह प्रावधान केवल राज्य के कार्यों पर ही लागू होगा, न कि निजी व्यक्ति के कार्यों पर। इसका एक उदाहरण है, यदि कोई निजी दुकानदार कहे कि वह केवल हिंदू कर्मचारियों को ही काम पर रखेगा, तो वह इस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक नहीं है। हालांकि अन्य श्रम व सेवा कानूनों के तहत अवैध हो सकता है। लेकिन यदि राज्य कहे कि सरकारी पदों पर केवल हिंदू कर्मचारी रखे जाएंगे, तो वो इस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक होंगे। यहाँ केवल शब्द का अर्थ है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। अगर इन आधारों के साथ, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अन्य कोई विभेद है या फिर अन्य कोई आधार है, तो उस पे विभेद किया जा सकता है। यदि विभेदकारी व्यवहार इस अनुच्छेद में उल्लेखित निषेध आधार कौन से हैं? निषेध आधार हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, तो यह विभेद असंवैधानिक नहीं होगा। इसका उदाहरण है किसी कार्य के लिए शारीरिक या बौद्धिक क्षमता, जैसे महिलाओं को नर्स के कार्य के लिए अधिक उपयुक्त और भारी उद्योगों में नियोजन के लिए कम उपयुक्त समझा जाता है। 15(2) बोलता है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कहाँ पर विभेद नहीं करेगा? दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के लिए। दूसरा इसमें है पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, कोई भी दायित्व, कोई भी निर्बंधन या कोई भी शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी अगर राज्य निधि से पूर्णतः या अंशतः पोषित कोई कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक समागम या कोई साधारण जनता के प्रयोग के लिए, भले ही उसको प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया हो, लेकिन वो साधारण जनता के प्रयोग के लिए है, तो वो उसमें किसी प्रकार की निर्योग्यता नहीं लगा सकता। यह प्रावधान राज्य और व्यक्ति दोनों के कार्यों पर लागू होता है। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन कुएं, तालाब, स्नानागार, सड़कें और सार्वजनिक समागम के स्थान पर इस प्रतिषेध के निधीन है, बशर्ते वे पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित हों या साधारण जनता के लिए हों। 15(3) कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल है, जैसे स्थानीय निकाय हैं या लोकसभा आदि में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था या बच्चों का निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इसमें नेक्स्ट है 15(4). ये कहता है कि इस अनुच्छेद की या 29(2) अनुच्छेद 29(2) आर्टिकल 29 का खंड 2 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा
या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये बोलता है अनुच्छेद 29 का खंड 2। अब 15(4) पे हम वापस आते हैं। 15(4) बोलता है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या एससी या एसटी के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यह प्रावधान संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2। इसके उदाहरण हैं विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सरकारी पदों में भर्ती के समय लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट। आर्टिकल 15 का खंड 5 बोलता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के एक खंड के उपखंड 6 कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या एससी या एसटी के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी, निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न। मतलब ये वाला जो खंड है ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। शिक्षण संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं सम्मिलित हैं, चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, उनमें प्रवेश से संबंधित है। इस खंड में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए या एससी एसटी के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध कर सकता है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। ये उपबंध बोलता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक या एससी या एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, लेकिन इस तरह के उपबंध अल्पसंख्यक संस्थाएं जिनका वर्णन आर्टिकल 30 के खंड 1 में किया गया है पर लागू नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में लागू हो सकता है, चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त हो या फिर नहीं हो। यह प्रावधान 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 से जोड़ा गया। राज्य अल्पसंख्यक संस्थाओं में सामाजिक और पिछड़े वर्गों एससी एसटी वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्राइवेट में कर सकती है, लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या फिर नहीं हो, में इन वर्गों के उत्थान के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 15 का खंड 6 कहता है कि राज्य को निम्नलिखित करने से नहीं रोका गया है। खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान। पहला ये है। दूसरा, राज्य ऐसे वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान दोनों सम्मिलित है, निजी के अंदर चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन अनुच्छेद 30(1) में उल्लेखित जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनको छोड़कर अधिकतम 10% आरक्षण दे सकता है ईडब्ल्यूएस को, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को। लेकिन यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त है, यानी जो वर्तमान में जितना रिजर्वेशन मिल रहा है उसके अलावा रिजर्वेशन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया है। धन्यवाद।